Yes. So we have discussed already till the question number 16. And now the next question number 61. So this is the first question of this session. The first question, the cost benefit analysis related to, आपको बताना है cost benefit analysis जो है किससे relate करता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस का एनालिसिस करना, या प्रोग्राम रिटर्न्स, एनालिसिस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, किसी प्रकार के आय और व्यय का विश्लेषण करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी, कंपैरिजन बिटवीन द प्रोग्राम कॉस्ट एंड द प्रोग्राम इफेक्ट, इनका कंपैरिजन करना, प्रोग्राम कॉस्ट का और उसका इफेक्ट का। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? यू कैन सी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61. यस, डी, सी, डी। काइंडली सभी लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर 8 लोग जुड़े हुए हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम, मोनालिसा मैम, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस सेशन। प्लीज इसका आंसर दीजिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 61 का। सी, सालवी दीक्षित मैम, सी। प्लीज इसको दोबारा पढ़िए और इसका करेक्ट आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, कंपैरिजन ऑफ बिटवीन द प्रोग्राम कॉस्ट एंड द प्रोग्राम इफेक्ट। सो दिस इज द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 61. Okay. Now the next question, question number 62. ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा इसको डेवलप किया जाता है, या बोल सकते हैं जो इंडेक्स जारी किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, WHO, UNDP एंड यूनिसेफ। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन? विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप दिस ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स? क्वेश्चन नंबर 62, प्लीज एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया जा रहा है। सो दिस इज वेरी सिंपल, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। राइट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। UNDP के द्वारा इसको जारी किया जाता है, ह्यूमन डेवलप पॉवर्टी इंडेक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इज अ सिचुएशन फाउंड इन, ये जो सिचुएशन है बोल सकती है जो किसके द्वारा, आपको ये बताना है पहले तो ये इसका मतलब क्या होता है और इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। किस एज में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है, ओरल स्टेज में, एनल स्टेज, या फिर पैलिक स्टेज, या फिर लेटेंसी स्टेज। सो विच स्टेज रिलेटेड टू इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इसको आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। एंड दी ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो सकता है, यू कैन जस्ट डिस्क्राइब एज अ गर्ल एडोरेशन और अट्रैक्शन टुवर्ड्स देयर फादर and the resentment and the hostility and rivalry against towards the mother, so that is called as electra complex। और इसका जस्ट अपोजिट होता है ओपिडस कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब होता है कि जो बेबी बॉय है, या बोल सकते हैं बॉय का जो अट्रैक्शन टुवर्ड्स मदर एंड हॉस्टिलिटी एंड द रिजेंटमेंट एंड राइवलरी अगेंस्ट द फादर, इसको बोलते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स। Which option is correct? Phallic stage, daughter towards father, yes yes right। स्क्रीन नॉट विजिबल, सगार का मैम, आई थिंक स्क्रीन सभी को विजिबल है। सो प्लीज एक बार आप एप्लीकेशन को दोबारा ओपन करें। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 63, पैलिक स्टेज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप ये आंसर बताइए कि जो इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स है, ये टर्म किसके द्वारा दी गई थी? इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स टर्म गिवन बाय किसके द्वारा? किसी को अगर पता है तो काइंडली बताइए। नाउ विजिबल, ओके। सो एनीबडी प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, दिस टर्म गिवन बाय
विच थिंकर, थिंकर का नाम बताइए। डोंट नो सर, ओके। एंड व्हाट अबाउट अदर्स गाइस, एनीबॉडी? फ्रॉड, सिगमंड फ्रॉड, सिगमंड फ्रॉड एंड अन्ना फ्रॉड, ओके। नो नो, बेसिकली ये सिगमंड फ्रॉड के द्वारा बोला जाता है, एसोसिएट करके रखते हैं सिगमंड फ्रॉड से, बट दिस एक्चुअली गिवन बाय द कार्ल जंग। इनका आपने नाम सुना होगा, कार्ल जंग, ठीक है। इनके द्वारा इसको क्वाइन किया गया था 1913 में, बट इसको एसोसिएट करके रखते हैं सिगमंड फ्रॉड के साथ। बट द एक्चुअल द कार्ल जंग गिवन दिस टर्म इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स, ओके। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, द फर्स्ट सोशल वर्क टेक्स्ट दैट यूज द वर्ड सुपरविजन। आपको बताना है कौन सा सोशल वर्क टेक्स्ट है जिसमें पहली बार इस वर्ड को, सुपरविजन को यूज किया गया था। चार ऑप्शन आपको गिवन है, यहाँ पर बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। द फर्स्ट, द न्यू practice of the supervision and the staff development by the Abbes Paul A. Group method in the supervision and staff development by the Abramson Arthur C. And the supervision and education in charity by the Jeffrey R. Brackett. Option D, that is the MSW supervision problem the role transition by the Abramjic Louis W. Carl Jung, yes right. Sigmund Freud and Anna Freud nahi, I'm asking. CJ, ओके, यस यस राइट, कार्ल जंग इज करेक्ट है इसका, इन्हीं के द्वारा टर्म को दिया गया था। दिस इज द नॉन क्या बोलते हैं उसको, फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट, मतलब सिगमंड फ्रॉड के साथ इसको एसोसिएट करके रखते हैं, बट गिवन बाय द कार्ल जंग। 64 का आंसर बताइए, 64 क्वेश्चन नंबर, यस सी राइट, 1913। क्वेश्चन नंबर 64 का कौन सा आंसर करेक्ट है इसका? दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, सुपरविजन एंड द एजुकेशन इन चैरिटी बाय द जेफरी आर ब्रैकेट। इनके द्वारा ये जो है सोशल वर्क टेक्स्ट यूज द वर्ड सुपरविजन फर्स्ट टाइम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड 2 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज। एक आपका 3 टियर होता है, एक 2 टियर, किसके द्वारा 2 टियर वाला जो है सजेस्ट किया गया था? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, वसंतराव नायक एंड नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 65, अशोक मेहता, बी डी, विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 65? जो 3 टियर पंचायती राज सिस्टम था जिसमें ग्राम पंचायत, ओके, ग्राम पंचायत थी जो कि विलेज लेवल पर थी, एंड पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पर थी, एंड नेक्स्ट दैट दी जिला पंचायत आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर थी। तो ये 3 टियर पंचायती राज सिस्टम था, किसके द्वारा दिया गया था? बलवंत राय मेहता। उसके अलावा यहाँ पर पूछा गया है 2 टियर के बारे में, सो दैट इज गिवन बाय दी अशोक मेहता, ओके। इसमें केवल 2 ही टियर है, एक जिला पंचायत परिषद एंड मंडल पंचायत। सो दिस इज ऑप्शन नंबर, इसका कौन सा सही हो जाएगा 65 का? दैट इज द बी, अशोक मेहता का। सो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2 टियर एंड 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। यस राइट, मोस्ट ऑफ द आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, इसको आपको सीक्वेंस में लगाना है। यहाँ पर कुछ सोशल रिसर्च के स्टेप दिए गए हैं। ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली आया था एग्जाम में, मैंने भी परसों कल एक एग्जाम दिया था, उसमें ये क्वेश्चन वहाँ पूछा गया था। सो कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, कंक्लूजन एंड द एरिया ऑफ फॉर द फर्दर रिसर्च एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी एंड द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इन चारों को आपको सीक्वेंस में लगा देना है। सोशल रिसर्च, कोई भी रिसर्च की जाती है तो उसके कुछ सेट ऑफ प्रोसीजर्स, क्या बोल सकते हैं, स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। सो व्हाट आर द स्टेप्स विच इन्वॉल्व? चारों कोड में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 66 का सी, सी डी, ओके सी है। सो सबसे पहले आएगा आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, ओके। इससे पहले भी एक टर्म आता है प्रॉब्लम, बेसिकली डिफाइन द प्रॉब्लम, बट यहाँ पर 4 दिए गए हैं तो आपको इन्हीं में से देखना है। सो सबसे पहले आएगा थर्ड, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। नेक्स्ट, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इसको आरएल बोलते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड, दैट इज द
कलेक्शन, डेटा को कलेक्ट करना और उसको एनालाइज करना, उसके बाद कंक्लूजन निकालना, समराइज करना। सो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई होप आपका सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, which of the following is not the principle of ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क में से कौन सा प्रिंसिपल सिद्धांत जो है नहीं है। अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन ऑफ द ग्रुप प्रोसेस, ग्रुप प्रोसेस को एक सही तरीके से या उचित तरीके से संशोधन करना। इंडिफरेंट एटीट्यूड टुवार्ड द मेंबर्स, मेंबर्स के प्रति एक अलग तरह का व्यवहार, एटीट्यूड। एंड द एनेबलिंग ग्रुप मेंबर टू इन्वॉल्व देमसेल्फ इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। या फिर ऑप्शन नंबर डी दिया है, रिकॉग्निशन ऑफ यूनिक डिफरेंसेस ऑफ ईच इंडिविजुअल्स, प्रत्येक व्यक्ति के जो भी यूनिक उसके डिफरेंस मतभेद हैं उसको मान्यता देना, उसको रिकॉग्नाइज करना। सो विच इज नॉट द प्रिंसिपल। 67, मोनालिसा मैम बी, प्रियंका मैम बी, बर्नाली मैम बी, लिंगराजम बी, नौशाद अली सर बी। सो मोस्ट ऑफ द आंसर इज बी। ओके। इंडिफरेंस एटीट्यूड्स टुवार्ड द मेंबर, मतलब जो भी सदस्य हैं उनके प्रति एक अलग तरह का व्यवहार या रवैया होना, ऐसा नहीं हो सकता है। दैट नेवर बी अ प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क और यानी ग्रुप वर्क। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 68, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप इज बेस्ड, कहाँ पर है, इसलिए आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय नेत्रहीन संस्था है कहाँ पर आधारित है। हैदराबाद में, बॉम्बे, कोलकाता एंड दी देहरादून। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और एग्जाम में आने के चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन के। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप, ऑप्शन नंबर डी। नेत्रहीन संस्थान कहाँ पर आधारित है। ओके, ऑप्शन नंबर बी, सी, डी। प्लीज मेंशन द क्वेश्चन नंबर विद द आंसर। सौम्या मैम डी आपने दिया है, कौन सा क्वेश्चन है। लिंगराजम सर, आप भी काइंडली क्वेश्चन नंबर इसमें मेंशन करें आंसर के साथ। यस यस, आंसर सभी का सही है। 68 का आपका डी होगा, देहरादून। यहाँ पर यह जो है राष्ट्रीय नेत्रहीन संस्थान उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच इज द स्लोगन एसोसिएट विद। ये जो स्लोगन है किससे एसोसिएट करता है। ईच फॉर ऑल मतलब प्रत्येक के लिए सब कुछ, या सभी के लिए प्रत्येक। सो दैट इज द स्लोगन। यू कैन से, इसको आप जोड़ के देख सकते हैं पंचायती राज से, या फिर कॉर्पोरेशन, या डेमोक्रेटिक स्पिरिट and the NGOs. So which option will be correct or more accurate for this question? 69, मोनालिसा मैम बी। 69 का आकाश सर बी। ओके, बर्नाली मैम बी, बी। 69, यस यस, डी। प्लीज चेक अगेन, इसको दोबारा पढ़ें। 69 का बी करेक्ट होगा। कॉपरेशन की बात की जा रही है यहाँ पर, जैसे कि बोला जा रहा है प्रत्येक के लिए सब कुछ या सबके लिए प्रत्येक। सो दैट इज काइंड ऑफ द कॉपरेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं सहयोग। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, गांधी जी कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप इज बेस्ड ऑन। गांधी जी का जो अवधारणा थी ट्रस्टीशिप किस पर आधारित है। चारों वहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। द प्रॉपर्टी शुड बी प्राइवेटली ओन, जो संपत्ति होनी चाहिए वो निजी स्वामित्व होना चाहिए उस पर। या फिर ऑप्शन बी, द फेथ दैट ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट सेल्फिश, एक ऐसा विश्वास उनका था कि जो ह्यूमन बीइंग्स है, मनुष्य इंसान है, वो स्वार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, द फेथ दैट ह्यूमन बीइंग इज वेरी सेल्फिश, बहुत ज्यादा स्वार्थी है इंसान। ऑप्शन डी, द यूज ऑफ वेल्थ शुड बी थ्रू लेजिस्लेटिव रेगुलेशंस, जो भी धन संपत्ति है उसका उपयोग विधायी तरीके से, एक कानून तरीके से उसका रेगुलेट होना चाहिए। सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। यहाँ पर बात की जा रही है ट्रस्टीशिप कंसेप्ट की। सो व्हाट इज द ट्रस्टीशिप कंसेप्ट। सो यहाँ पर गांधी जी ने दिया था इसको। इसका मतलब होता है कि जो भी अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, दे शुड स्पेंड दिस मनी, सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम देयर अर्निंग टू द पीपल ऑफ, और यू कैन से फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जैसे आप देख सकते हैं बहुत जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं लाइक टाटा, सो दे आल्सो स्पेंड सो मच मनी ऑन द पब्लिक वेलफेयर, एजुकेशन के लिए, या फिर बहुत सारे वर्क करते हैं। So this kind of, so this is the trusteeship concept given by the Gandhi ji. Option number C, D, 70 का D. The use of wealth should be through legislation regulation. नहीं, आप दोबारा इसको पढ़िए। मैंने तो इसके बारे में बता दिया ट्रस्टीशिप, बट यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट होगा।
किस अवधारणा पर आधारित था, ये जो कंसेप्ट था किस अवधारणा पर, कि जो इंसान है बेसिकली बहुत ज़्यादा सेल्फिश नहीं है, वो केवल अपने बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। दिस द फेथ, ये क्या ऐसा उनका मानना था, उसी के आधार पर तो ये जो ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट बनाया था, या बोल सकते हैं ये कॉन्सेप्ट था उनके द्वारा दिया गया था, कि जो लोग हैं सेल्फिश नहीं है वो दूसरों के लिए भी काम करेंगे, दूसरों के वेलफेयर के लिए, उनके सपोर्ट के लिए। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अब जिसने भी आंसर डी लगाया है, यूज ऑफ वेल्थ शुड बी थ्रू दी लेजिस्लेशन रेगुलेशन, तो ये तो वैसे भी इससे मैच नहीं कर रहा ना, यहाँ तो जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसके पास पैसा है, वो खुद ही अपने अकॉर्डिंग स्पेंड करेगा वेलफेयर के लिए। सो दैट इज नॉट कम अंडर द रेगुलेशन और यानी काइंड ऑफ द लेजिस्लेशन रेगुलेशन, सो ये तो होगा ही नहीं उसका। गांधी जी गलत है, अच्छा, वेरी गुड। ओके, सी देन। नहीं, द फेथ दैट ह्यूमन नेचर इज वेरी सेल्फिश, ये तो प्रैक्टिकली है, बट उन्होंने जो माना था, उनका जो फेथ था गांधी जी का, उनका जैसा मानना था कि इंसान जो है वो सेल्फिश नहीं, और रियलिटी में तो एवरीबॉडी नो व्हाट इज राइट। ओके, सो बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। डी आप नहीं लगाइए। द थ्रू द लेजिस्लेशन रेगुलेशन, किसी प्रकार का कोई विधायी या उसका रेगुलेशन नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक अवधारणा है, अवधारणा वही होती है जो, क्या बोल सकते हैं कि जो 100% सही नहीं होती है। वैसे देखा जाए तो मनुष्य जो है बहुत ज़्यादा स्वार्थी है। गांधी जी का ऐसा मानना था कि जो लोग होते हैं वो सेल्फिश नहीं होते हैं, इसलिए वो कुछ धन का, अपनी संपत्ति का कुछ पैसा वेलफेयर, फॉर द वेलफेयर पर्पज। नेक्स्ट, दिस इज द पैसेज। यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इस पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। तो पैसेज को मैं आपको बता देता हूँ किसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। सोशल वर्क, इंटरनेशनल सोशल वर्क के बारे में, किस प्रकार से इंटरनेशनल सोशल वर्कर जो होते हैं प्रैक्टिस करते हैं। ओके, विच इन्वॉल्व द टेक्नोलॉजी और सो मैनी थिंग्स, और किस प्रकार से जो लाइक दी इंक्लूड दी इंडिविजुअल एम्पावरमेंट, ग्रुप एम्पावरमेंट, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, कम्युनिटी बिल्डिंग, नॉन बिल्डिंग, ये सभी की सभी चीज़ें इसमें बात की जा रही है। सो आई थिंक वी शुड जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड सॉल्व द क्वेश्चन। सो दिस इज वेरी सिंपल पैसेज, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो टू द क्वेश्चन, आंसर दीजिए, और अगर बीच में कोई डाउट होता है देन आप यू कैन रेफर जस्ट पैसेज। क्वेश्चन नंबर 71, इंटरनेशनल सोशल वर्क इज, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कार्य क्या है। एक ऐसी प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क जो कि डील करती है अंतर्राष्ट्रीय इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, इश्यू हैं उन पर। ऐसी प्रैक्टिस विद द सोशल वर्क दैट सीक्स टू इम्प्रूव द सोशल एंड द मटेरियल वेलबींग्स ऑफ पीपल्स, मतलब दुनिया भर में जो लोग हैं उनके सामाजिक और जो आर्थिक वेलबींग्स है उनको बेहतर बनाने के लिए काम किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सोशल वर्क में। ऑप्शन नंबर सी, प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क टू इम्पोज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जो भी अंतर्राष्ट्रीय मानक है, स्टैंडर्ड है, उनको इम्पोज कर देना। एंड अ प्रैक्टिस टू डील विद द इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उनको रिजॉल्व करने के लिए ये डील करता है अंतर्राष्ट्रीय सोशल वर्क। सो आई थिंक इसके लिए आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिस इज द, आप इसको पढ़ के आराम से इसका आंसर करते हैं। नंबर बी, बी दीजिए। ओके, अच्छा वो कहाँ है, ओके बी, यस, नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कार्य की, तो वो जो भी बॉर्डर, मतलब हर एक देश पॉलिटिकल में जो भी लोगों की सामाजिक आर्थिक वेलबींग्स के लिए उनकी बेहतरी कोशिश ये की जाती है, या बोल सकते हैं दैट इज काइंड ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल सोशल वर्क। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सोशल वर्क प्रैक्टिस अकर एट इंटरनेशनल लेवल ओनली, केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही किया जाता है। एट यूनाइटेड नेशन मीटिंग्स और अदर मीटिंग्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, केवल जो यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में होता है, या फिर और जो मीटिंग्स, या फिर एक लोकल लेवल पर होता है, स्टेट लेवल पर, एज वेल एज दी प्रोविंशियल लेवल विद इन दी इंडिविजुअल्स कंट्री। हर एक प्रत्येक कंट्री में जो अंतर्राष्ट्रीय समाज कार्य है वो डील करता है लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और प्रोविंशियल, या नन ऑफ द, सो व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट। 72 सी, सी ओके, मोस्ट ऑफ द आंसर इज सी। बी मैम, बी, प्लीज मेंशन द क्वेश्चन नंबर, आपने बी किसका दिया है, 72 या 71 का। ओके राइट,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात की जा रही है इंटरनेशनल सोशल वर्क की। आप देख इंडिया में भी बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, आपने देखा होगा वो बहुत ही लोकल लेवल पर काम करती हैं। ओके, स्टेट लेवल पर या फिर बोल सकते हो फिर सोशल लेवल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 73, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द सोशल वर्क एजुकेशन। आपको बताना है सामाजिक शिक्षा पर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव है। वो इज द इम्पैक्ट। सोशल वर्क एजुकेशन प्रिपेयर प्रोफेशनल्स विद जनरल कॉम्पिटेंसी। एक ऐसे प्रोफेशनल को तैयार करना सोशल वर्क एजुकेशन के माध्यम से, एंड उनमें काफ़ी काबिलियत हो, कॉम्पिटेंट हो, मल्टीकल्चरल, मतलब काफ़ी डिफरेंट तरीके से डील कर पाएँ अलग अलग कल्चर में, टू डील विद द ग्लोबल प्रॉब्लम्स, जो भी अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं और उनका सोल्यूशन भी खोज पाएँ। एंड इट हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स स्टैंडर्ड एंड द क्वालिटी एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ द सोशल वर्क एजुकेशन। सो बताना है कि क्या इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का सोशल वर्क एजुकेशन पर। सो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसके लिए आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ओके। सो मोस्ट ऑफ द मोनालिसा मैम 72 नहीं 73 का आंसर दीजिए। यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो जिसका आंसर है वो करेक्ट है। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर बात की जा रही है सोशल वर्क एजुकेशन पर क्या प्रभाव पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का। तो ये प्रभाव पड़ा है कि कल्चरल कॉम्पिटेंसी डेवलप हुई है जो सोशल वर्कर थे। ओके, जिसके ग्लोबल समस्याएं हैं, जो कि दुनिया भर की समस्या है, उनको सॉल्व करने का बोल सकते हैं। दैट इज सोशल वर्क एजुकेशन प्रिपेयर ऐसे प्रोफेशनल्स को तैयार करता है जिसके माध्यम से समस्याओं को सॉल्व है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, सोशल वर्क प्रैक्टिस इन इंटरनेशनल एरेना इंक्लूड। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में समाज कार्य अभ्यास में क्या चीजें शामिल हैं। इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप एम्पावरमेंट, प्रत्येक व्यक्ति और बोल सकते हैं पूरे ग्रुप का सशक्तिकरण होना, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, संस्थाओं का निर्माण होना, कम्युनिटी एंड द नेशन बिल्डिंग्स, समुदाय का निर्माण, साथ ही साथ राष्ट्र का निर्माण होना, और ऑल द अबव। सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। 74 74 का डी, मोनालिसा मैम डी, सगारका मैम डी, शाल्वी मैम डी, नौशाद अली सर डी। यस 73 दे दिया था। ओके ओके राइट, यस। नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में समाज कार्य अभ्यास किस प्रकार से शामिल है, क्या क्या चीजें मतलब उसमें इंक्लूड है, तो सभी की सभी ग्रुप इंडिविजुअल लेवल पर और ग्रुप के लेवल पर, और इस प्रकार की संस्थाओं का निर्माण होना जो कि समाज कार्य करती है, और कम्युनिटी का बिल्डिंग या बोल सकते हैं राष्ट्र का निर्माण होना, सभी के सभी आंसर करेक्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इतने 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, मैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। सो काइंडली एग्जाम में जब भी आप सॉल्व करें प्लीज पैसेज आप इग्नोर करें, पहले क्वेश्चन पढ़ें। हो सकता है कि आप पूरे क्वेश्चन कर लें बिना पैसेज को पढ़े ही। क्वेश्चन नंबर 75, विच एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल सोशल वर्क प्रैक्टिस कैरिड आउट इन द डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। आपको बताना है कौन सा जो एस्पेक्ट है, कौन सा पहलू जो है अंतर्राष्ट्रीय सोशल वर्क का जो कि डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में भी एप्लीकेबल है, या बोल सकते हैं उसको लागू कर सकते हैं, दैट कैन बी कैरिड आउट। माइग्रेशन एंड इस पर, या फिर रिफ्यूजीज एंड द इमिग्रेंट्स पॉपुलेशंस, पॉपुलेशंस जो भी कमजोर पॉपुलेशन है, ऐसे लोग हैं जो ये कौन है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली एंड ऑल द अबव, या सभी के सभी। सो आप बताइए कौन सा करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय सोशल वर्क प्रैक्टिस किस प्रकार से में कैरिड आउट की जा सकती है, क्या ये माइग्रेशन में या डिस्प्लेसमेंट, रिफ्यूजी ऑफ माइग्रेशन। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 75, यस सभी लोग आंसर दे रहे हैं, यस यस राइट, ऑप्शन करेक्ट होगा। सो ऑप्शन नंबर डी, तीन हो जाएंगे, मतलब डोमेस्टिक जो एनवायरनमेंट में भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो सोशल वर्क प्रैक्टिस किया जा सकता है एट अ डिफरेंट लेवल, लाइक माइग्रेशन फॉर डिप्लेसमेंट एंड इमिग्रेंट पॉपुलेशन के लिए, और जो वल्नरेबल सेक्शन है उसके लिए। तो डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये जो पेपर है 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ओके, सो दिस इज सितंबर 2000 पेपर 3, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, मैंने एग्जाम दिया था कल उसमें।
सो आप देख सकते हैं पी/क्यू से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पीएचडी एडिशन में भी, और एग्जाम में तो आते ही यूजीसी नेट में। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम। सो इनको अच्छे से करिए ताकि आपके कोई क्वेश्चन गलत ना हो किसी भी एग्जाम में। ओके, सो इस वीडियो में गाइस इतना ही, और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और एक ही था, सो पहले 2 पेपर हुआ करते थे ना, पेपर 2 पेपर 3। सो इसमें एक दिया हुआ है, अब एक ही पेपर होने लगा है, इसमें 2 आरसी आते हैं। ये पेपर 3 था, तो इसलिए इसमें एक ही आरसी है। थैंक यू सो मच मैम। छोटा ये थोड़ा इसमें क्वेश्चन, tomorrow session we will continue to discuss question session. Okay guys, जितने भी विभाग मैंने डिस्कस किए हैं तो आपको नहीं आते गलत आते हैं मार्क कर लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन गलत है और दोबारा रिवाइज कीजिए। इम्पोर्टेंट एक्शन योर बेस्ट ब्रेकिंग करना है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। ओके नाइट, गुड नाइट। ओके भाई, गुड नाइट।